हेलो एवरीवन। तो आज जैसे मुझे कमेंट आए थे कि मैं अपना इंटरव्यू जो हुआ है मेरा उस पे उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, और वैसे भी मैंने बोला था कि मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगी। तो जो मेरा इंटरव्यू था वो जेकेपीएससी का वो भी हो चुका है। ठीक है, मेरा मॉर्निंग सेशन में इंटरव्यू हुआ था। तो मैं घर से तो जल्दी चली गई थी। ठीक है, वहाँ पर भी मैं 9 बजे पहुँच गई थी। तो फिर मतलब मेरा मॉर्निंग सेशन था तो मुझे जल्दी ही पहुंचना था वहाँ पर, तो मैं 9 बजे पहुंच गई। तो उसके बाद मेन गेट पे चेकिंग हुई। ठीक है, वो जो करते हैं चेकिंग वहाँ पर आर्मी वाले जो चेकिंग करते हैं। अब पता नहीं आर्मी वाले थे सीआरपीएफ वाले को कौन थे वो मुझे नहीं पता, बट वो चेकिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद वहाँ से हम लोग वेटिंग रूम में चले गए। तो वेटिंग रूम में क्या होता है कि आपके ना डॉक्यूमेंट चेक होते हैं वहाँ पर, अपनी डिग्रीज़ वगैरह देखी जाती हैं वहाँ पर। तो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, तो जो जब एंट्री होती है ना तब भी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और वहाँ पर भी डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुए। और फिर उसके बाद ना मेरा सबसे लास्ट में था बोर्ड में ना, सबसे लास्ट में इंटरव्यू मेरा ही था। वो जो वोट 2 वोट थे ना, जो पहला वोट था मेरा उसी के सबसे लास्ट में था। ठीक है, तो मैं तो लास्ट वाली थी। तो फिर मेरा 12 बजे के करीब आया था, 12 या 12:30 के करीब था। मेरा सबसे बड़ी गलती क्या हुई, मैं वॉच लेके ही नहीं गई। ठीक है, मेरा भाई गया था मेरे साथ, तो मैंने उसको गाड़ी में दे दिया, बैग वगैरह सब कुछ दे दिया, फ़ोन भी दे दिया। और मैं वॉच ही नहीं लेके गई। अब इतनी स्टूपिडिटी की मैंने कि मैंने वॉच ही नहीं पहनी। ठीक है, पहनी थी, बैग में रखी थी, मैंने वो सोचा था बाद में पहनूंगी, बट वो उधर ही रह गई। तो मेरा जहाँ तक मुझे लगता है लगभग 12:30 के करीब आया था, वहाँ पर वॉच थी लगी हुई। तो फिर मेरा सबसे लास्ट में था। तो उसके बीच में ना मैंने न्यूज़पेपर पढ़े। वहाँ पर ना बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़े होते हैं, अलग अलग न्यूज़पेपर होते हैं। ठीक है, आप कोई भी पढ़ सकते हो। तो मैंने वहाँ से द हिंदू निकाला, इंडियन एक्सप्रेस। मतलब तब मैं पढ़ नहीं रही थी, वो मैं ऐसे देख रही थी, क्योंकि तब ना हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं होता है। हमें ये होता है जल्दी से हमारी बारी आ जाए, क्योंकि मेरे को इतनी एनजाइटी हो रही थी। मैंने पहले भी दिया हुआ है, लेकिन इस बार मुझे बहुत एनजाइटी थी। आई डोंट नो वाई। मैं मतलब सोच रही थी कि एक बार तो ऐसा लग रहा था कि छोड़ के ही चले जाऊँ। मतलब इतनी एनजाइटी हो रही थी मुझे, फर्स्ट टाइम मुझे इतनी एनजाइटी हुई। जब मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी ना इंटरव्यू देने, तब मैं बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी कि हाँ मेरा इंटरव्यू है। लेकिन इस बार मुझे बहुत बहुत ज़्यादा एनजाइटी थी। और मैं वहाँ पर बैठ के भी ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पसीना तक आ रहा है। मुझे पता नहीं क्यों इस बार मैं बहुत एंशियस थी। फिर उसके बाद ना जैसे ही मेरा बारी आई, वहाँ पर बुलाने आए कि मतलब अब आपकी टर्न है। तो मैं वहाँ पर गई। फिर उसके बाद चेयरमैन सर थे सबसे पहले, तो मैंने उनको वही विश किया, गुड आफ्टरनून, क्योंकि तब आफ्टरनून हो चुका था। तो मैंने गुड आफ्टरनून विश किया उनको। फिर उसके बाद ना उन्होंने मुझे बोला पहले टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो फिर मैंने बताया। सबसे पहले मैंने अपनी डैप में जो जो चीज़ें लिखी थी ना पूछी, उन्होंने मुझे वही थी मैक्सिमम। ठीक है, उन्होंने मुझे कुछ एक्स्ट्रा पूछा नहीं, बट उन्होंने मुझे पहले अपने बारे में पूछा, तो मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि मतलब उन्होंने मेरा डैप देखा, उन्होंने मुझे बोला कि आपने मास्टर्स किया है ईवीएस में, और मास्टर्स किया है आपने पॉलिटिकल साइंस में, तो आपने क्यों सोचा कि आप पॉलिटिकल साइंस में दोबारा मास्टर्स करो। तो फिर मैंने अपना जेन्युइन रीज़न दे दिया कि मैं जब तैयारी करने बैठी थी यूपीएससी की, तब मैंने सबसे पहले जो सोचा था वो मैंने यही सोचा था दैट आई गो विद पॉलिटिकल साइंस एज माई ऑप्शनल, एंड आई हर्ड दैट पॉलिटिकल साइंस जो है कि मतलब अगर इफ़ आई डू मास्टर्स इन इट देन इट विल बी ईजी फॉर मी टू राइट ऑप्शनल आंसर्स एंड डू डीप स्टडी इन दैट। तो फिर उन्होंने मुझे बोला ठीक है, मतलब फिर उन्होंने बोल दिया कि आपको पॉलिटिकल साइंस में सबसे मतलब आपको इन्वायरमेंट अच्छी लगी या पॉलिटिकल साइंस, आप दोनों दोनों में मास्टर्स किया, आपको क्या ज़्यादा बोलगा। तो मैंने बोला कि मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट लगा और जो जिसमें मुझे लगा कि मैं ज़्यादा कर सकती हूँ वो मुझे इन्वायरमेंट लगा, क्योंकि आज कल जो है मेन जो इशू है वो इन्वायरमेंट ही होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग ये सब चीज़ें। तो मैंने ये कहा, और मैंने ये भी बोला कि पॉलिटिकल साइंस इज़ नो लेस देन इन्वायरमेंटल साइंसेस, बिकॉज मतलब अगर आप देखो ना तो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं हमारे वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट है जितने कि इन्वायरमेंट साइंसेस, सभी डिसिप्लिन सेम ही होती हैं। ठीक है, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपने, मैंने वहाँ पर लिखा हुआ कि था कि मेरे को इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत मतलब रुचि है। और फिर उन्होंने मुझे इंटरनेशनल रिलेशंस के पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन उनका ईरान इजराइल पे था और अमेरिका पे, कि उन्होंने सबसे पहले मुझे ये पूछा कि अमेरिका को आना चाहिए था बीच में या अटैक करना चाहिए था, ये जो किया वो सही किया या गलत किया। तो मैंने तो मतलब यही पूछा, मतलब न्यूट्रल आंसर्स देने होते हैं जो मुझे मतलब पता था। तो मैंने यही बोला कि अगर हम देखा जाए जो इसराइल ईरान में जो कर रहे थे, मतलब खमेनी जो हो रहा था वहाँ पर वो गलत ही था। ठीक है, लड़कियों को जैसे मतलब मैंडेटरी था हिजाब करना, और जो केस हुआ था वहाँ पर वो लड़की मर गई थी वगैरह। ठीक है, मतलब मारा गया था ये सिर्फ हिजाब ना पहनने से, ये जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी ये गलत था। और फिर अमेरिका का वहाँ आना वो गलत था, क्योंकि वो ना एक इंटरनल पॉलिटिक्स हो जाती है एक स्टेट की। ठीक है, जब कोई बाहर की कंट्री ऐसे अटैक करती है ना, तो ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं।
तो मतलब मैंने उस हिसाब से आंसर दिया। अब मैंने आंसर तो बहुत बड़ा दिया था, तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि मैंने ये बोला था कि जो ईरान में हो रहा था वो भी गलत था और जो अमेरिका ने किया वो भी गलत था, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स की बात थी कि न्यूक्लियर बना रहा है ईरान वगैरह, तो यही सोच के आप किसी भी कंट्री पे जाके अटैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पूछा ईरान और सऊदी में, कि पहले भी इशू थे ईरान और सऊदी में और अब भी मतलब ईरान ने सऊदी पे भी अटैक किया, बहरीन पे भी किया, तो आपको क्या लगता है कि ईरान और सऊदी में इश्यूज़ क्यों हैं? तो मुझे इसका कोई आंसर नहीं पता था, सीधी सी बात है। मुझे सिर्फ शिया सुन्नी वाला पता था कि जो पहले 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 हुआ था, तो मैंने वही चीज़ बताई कि ऐसी सी बात है कि सऊदी में जो है वो सुन्नी मेजॉरिटी है और ईरान में शिया मेजॉरिटी है, तो उनमें पहले भी जो थी कन्फ्लिक्ट थे, बट ये जो अभी अमेरिका ने किया तो उनको मतलब वो मिल गया, क्योंकि सऊदी जो है वो अभी अमेरिका का लाए हैं। तो मैंने ये चीज़ बोली। इसका ना मुझे कोई एक सही आंसर नहीं मिला, क्योंकि मुझे इसका इतना पता नहीं था, ठीक है। बाकियों का पता था, जैसे अब चाइना रशिया पे, यूरोप रशिया पे मुझे क्वेश्चन पूछे, उनका मुझे आंसर्स पता थे, बट इसका मुझे इतना पता नहीं। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि शिया कोई कास्ट का नाम बता दो, मतलब शिया कोई सरनेम का नाम बताओ, और मुझे वो नहीं आता था, तो मैंने वो नहीं बताया। मैंने कहा सॉरी सर, आई डोंट नो, कि मुझे नहीं पता है, मुझे ऐसे मुस्लिम उसके नाम पता है बट वो नहीं पता है, मतलब शिया के जो का उनके नेम है वो नहीं पता है कि क्या होते हैं, मतलब उनके नाम के आगे क्या लगता है का सरनेम मुझे नहीं पता है। फिर उन्होंने मुझे पूछा चाइना एंड रशिया कि अभी जो वॉर हो रही है ईरान पे जो अभी ईरान इनमें वॉर हो रही है, तो उस पर चाइना और रशिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो पूछा। वो मुझे पता था कि अभी तो वो दोनों न्यूट्रल ही हैं, न्यूट्रल नहीं है बट बैक से बैक हैंड वो हेल्प कर रहे हैं ईरान की, बट ऐसे देखा जाए तो वो न्यूट्रल है। उन्होंने अभी तक कोई ऐसी वो नहीं दी हुई है, मतलब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ ऐसा डायरेक्ट उन्होंने उस पर जवाब नहीं दिया हुआ है। तो उन्होंने मुझे पूछा यूरोप एंड रशिया, क्योंकि अब जैसे ऑयल प्राइसेस हाई हो रहे हैं, तो उन्होंने बोला स्ट्रेट और हॉर्मोज की वजह से यूरोप पे असर पड़ रहा है, और इंडिया पे भी उन्होंने पूछा, बट पहले उन्होंने पूछा कि इसकी वजह से जो यूरोप पे असर पड़ रहा है, तो यूरोप को क्या रशिया से ऑयल लेना चाहिए या फिर ले रही है यूरोप, या गैस की क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है इन दोनों पे, वो पूछा। तो वो तो अभी हमने कल परसों ना, मैंने एक यूपीएससी का ना नेक्स्ट आईएएस शायद किसी से ना, उन्होंने पूछा, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था, तो मैंने वही एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि रशिया जो ये यूरोप मतलब ऑयल का भी हाइक मतलब इतने प्राइसेस बढ़ गए हैं और इंडिया पे क्या इसका असर पड़ रहा है, जैसे कि पाकिस्तान में उन्होंने बोला कि सब बंद कर दिया, स्कूल्स बंद कर दिए, क्या इंडिया को भी ऐसे करना चाहिए और क्या फ़र्क पड़ रहा है इंडिया पे। तो उसका मैंने ये बोला कि अभी तक जो फ़र्क पड़ रहा है वो जो लोग गैस स्टॉक कर रहे हैं, जैसे अभी मतलब सिलेंडर लोग स्टॉक कर रहे हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। अगर हम ऐसे देखें, अगर इतना लोग वो ना करें तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साथ में रशिया से हम लेंगे, प्राइसेस हाइक होंगे, बट इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर तो पड़ेगा, बट इतना भी नहीं पड़ेगा जितना हम बोल रहे हैं, जितना पाकिस्तान पे यहाँ उतना पड़ रहा है उतना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ इंडियाज़ मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, ठीक है, उस पर मैंने आंसर्स दिए। फिर उन्होंने मुझे सेकुलरिज्म पे पूछा कि और कौन सी कंट्री, जैसे बाहर की कंट्रीज़ में भी रिलीजन्स सभी होते हैं, जैसे अमेरिका में देखो आप, सभी रिलीजन्स होते हैं, पर वहाँ पर सेकुलरिज्म मॉडल इतना फॉलो नहीं होता, और अगर होता है तो कहाँ पर होता है, तो उन्होंने ये क्वेश्चन पूछे। फिर बारी आई मेंबर 1 की, उन्होंने मुझे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे क्वेश्चन पूछे, और वो जो थे क्वेश्चन थे ना, वो मतलब वो इतने वो नहीं थे, वो यही थे कि वहाँ से आ रहा है तो अब जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ हो गई है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे उन्होंने। फिर मेंबर 2 ने मुझे इन्वायरमेंट पे पूछे, क्योंकि मेरे इन्वायरमेंट मास्टर्स थी, उन्हें पूछे। फिर उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी पे 1-2 क्वेश्चन पूछा, पर वो डायरेक्ट क्वेश्चंस था कि मैरिज किनशिप पे, वो मतलब इतना वो नहीं था। फिर इंटरनेट शटडाउन पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा मेंबर 2 ने, कि जैसे कि अभी ईरान में हुआ तो कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन हुआ था, तो आपको क्या लगता है इंटरनेट शटडाउन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछे। तो फिर ये मैंने यही चीज़ बोला कि अगर तो आपको लगता है सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो इंटरनेट शटडाउन करना बेटर है, बट अगर हम देखा जाए एग्ज़ाम्स हैं, सब कुछ है, तो स्टूडेंट्स की लाइफ पे बहुत फ़र्क पड़ता है। बाकी इंटरनेट शटडाउन अगर इंटरनल सिक्योरिटी की मैटर है, तो वो जो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ठीक लगेगा वही होगा। तो मैंने इसका ये आंसर दिया कि न्यूट्रल रहना था, मुझे पता भी नहीं था। मैं ना इसमें बहुत एंशियस हो गई थी। जब मैं पहली बार गई थी ना, तब मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर मैंने आंसर दिए थे, बट इस बार ना मैं एंशियस थी आंसर्स देने में, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेंबर 3 ने मुझे पूछा, उन्होंने मुझे डेफ देख के पूछा कि मैंने ना जम्मू में पढ़ाई करी है, अमृतसर में मैंने पढ़ाई करी है, फिर उसके बाद मैंने आईआईटी बॉम्बे में जाके ना 1 महीने का कोर्स किया था। हमारा ना मेरा जो मास्टर्स हुई थी इन्वायरमेंट की, तो मेरी इंटर्नशिप जो थी उसके लिए मैंने आईआईटी बॉम्बे जाके 1 महीने का कोर्स किया था, मतलब इंटर्नशिप की थी वहाँ पर। इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है उनके डिपार्टमेंट में, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हमने जाके किया था। तो उन्होंने मुझे इन तीनों के बारे में क्वेश्चन पूछे। जम्मू के बारे में तो टूरिस्ट साइट्स के रिलेटेड क्वेश्चन थे, अमृतसर के बारे में भी वही थे, बट अमृतसर में उन्होंने मुझे पूछा था कि ये जो
ड्रग्स केस वाला ज़्यादा पूछा था उन्होंने मुझे, ड्रग्स से रिलेटेड पूछा था उन्होंने मुझे कुछ। और आईआईटी बॉम्बे में का पूछा उन्होंने मुझे कि मतलब आपको क्या लगता है कि क्या डिफरेंस है आईआईटीज़ में और जो बाकी इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर क्यों इतनी होती है, और आपको क्या डिफरेंस लगा कि आपने वहाँ पर इंटर्नशिप की और आपने आईआईटी बॉम्बे क्यों चुना। बट मैंने सीधे बता दिया, मैंने आईआईटी बॉम्बे खुद नहीं चुना था। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, जिस प्रोजेक्ट की जो मैम थी वो आईआईटी बॉम्बे में जाके उनका लेक्चर था, तो उन्होंने अपने जो स्टूडेंट्स थे उन्हीं को लेकर वो वहाँ पर गए थे इंटर्नशिप के लिए। तो वो ये हमारा कोई चांस नहीं था, ये सिर्फ ऐसे था कि हमें एक किस्म का फेवर ही मिला था। तो मैंने ये सच बोल दिया। फिर उन्होंने G2 की बात करी कि G2 जो अमेरिका बोलता है, चाइना और अमेरिका मिलकर G2 बनाएंगे, तो G2 बन सकता है या बनेगा ये। तो उन्होंने इस पर क्वेश्चन पूछे, ठीक है। फिर मेंबर 4 ने मुझे पूछा, उन्होंने मेरे डैप देखा, उसमें मैंने लिखा था कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, ये वगैरह थोड़ा बहुत लिखा होता। हॉबी पूछी हुई थी ना, तो मैंने यूट्यूब लिखा था, ट्यूशन्स लिखी थी, और मैंने लिखा था कि मेरे को मतलब मैं अभी तो नहीं करती, बट पहले जो मैंने मतलब लिखना तो था ना कुछ, तो पहले पहले ना मेरी आदत थी कि मैं गार्डनिंग बहुत करती थी और मैं साथ में पेंटिंग भी करती हूँ, और साथ में मैं फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ना मेरे को मतलब मैं रनिंग वगैरह करने के लिए जाती थी। तो उन्होंने मुझे उसी पे क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने मुझे पहले पूछा कि यूट्यूब आप जो है कितने सब्सक्राइबर हैं, तो ठीक है, तो मैंने बोला 1.5 है। तो अभी तक मैंने अभी ही स्टार्ट किया है। तो उन्होंने पूछा इनकम है, तो मैंने बोला नहीं, इनकम नहीं है अभी। तो उन्होंने पूछा कंटिन्यू करोगे अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है। तो मैंने कहा हाँ, अगर मतलब वो मुझे अभी तक मैंने इतना बोला, मैंने कहा हाँ अगर हो सकता है तो कर दूँगी। बट ये ना थोड़ा मजाक का हो गया था, जब नवंबर 4 में ना थोड़ा सा ऐसे लाइट हो गया था इन्वायरमेंट। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या बोलते हैं उसको, अगर आपका ये हो गया, अगर आपको यूट्यूबर्स ज़्यादा हाइप मिल गई और आपने मतलब आप प्रोफेशन इधर चले जाओगे तो आप ये करोगे, मतलब अगर आपको JKSB में JKPSC में हो गया तो आप क्या करोगे, दोनों में से क्या चूज़ करोगे। तो मैंने तो मतलब उस वक्त तो मैं ऐसे हो गई थी, तो मैंने तो JKPSC चूज़ किया। मुझे लगता था, पर मुझे बाद में लग रहा था मुझे यूट्यूब करना चाहिए, क्योंकि वो भी वो होंगे कि अगर आपको इतना पैसा मिल रहा है यूट्यूब से तो आप यहाँ पर क्यों करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ट्यूशन्स का, उन्होंने पूछा कि कितने स्टूडेंट्स हैं, किस क्लास को पढ़ाते हो। तो मैंने बोला मैं ना छोटी क्लासेस को ही पढ़ाती हूँ, मतलब जो मैं ट्यूशन्स देती हूँ तो वो मेरे 10th के छोटे स्टूडेंट्स होते हैं, 11th-12th के नहीं होते। तो उन्होंने पूछा कि 11th-12th को क्यों नहीं पढ़ाते हो। तो फिर मैंने बोला वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो जाता है और उसके लिए खुद भी बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन मुझे सिर्फ 2 घंटे का टाइम देती हूँ मैं ट्यूशन्स में। तो मैं इसलिए छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ कि जो मुझे नॉलेज है मैं वही दे पाऊँ, क्योंकि जब हम 11th-12th को पढ़ाते हैं तो फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है, तो वो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले मैं खुद पढ़ के फिर उनके लिए पढ़ाऊँ। लेकिन जब मैं छोटे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो वो मेरे को ना आदत हो चुकी है, अब मैं 5 साल से पढ़ा रही हूँ, तो अब मुझे आता है कि मुझे क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ठीक है। तो उन्होंने यही पूछा। फिर उसके बाद ना उन्होंने थोड़े बहुत मुझे क्वेश्चन पूछे एंथ्रोपोलॉजी पे, मतलब हर एक ने एक एक क्वेश्चन एंथ्रोपोलॉजी पे पूछा था मुझे। फिर उन्होंने मुझे ये चीज़ पूछी कि आपने पहले भी दिया हुआ है, मैंने मतलब आपने मैं उन्होंने मुझे पूछा कि वाई आर यू लुकिंग सो एंशियस। तो मैंने उसको सीधे मैंने बोल दिया कि मैंने पहले भी दिया हुआ है एंड मेरा नहीं हुआ था, तो आई डोंट नो वाई, बट टुडे आई एम फीलिंग वेरी एंशियस। तो उन्होंने मुझे बोला कि फिर लास्ट क्वेश्चन क्या था यार, लास्ट क्वेश्चन मैं भूल गई। हाँ, लास्ट क्वेश्चन मुझे ये था कि अगर आपको मौका मिले ईरान, इज़राइल और उस पर यूएन में बोलने का, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो फिर उसके बारे में बात हुई, बस इतना ही था। फिर उन्होंने मुझे वही बोला कि थैंक यू वेरी मच, तो आप जा सकते हैं। मतलब उन्होंने, जब मैं पहली बार गई थी ना तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ बाद में एंड में पूछा, छोटी छोटी बातें, बट इस बार नहीं पूछी। तो मेरा नियरली अबाउट ना 30 मिनट्स का था, 30 मिनट्स का ही हुआ इंटरव्यू। फिर उसके बाद मैं बाहर आ गई थी। फिर बाहर आने के बाद उन्होंने हमें एक फॉर्म दिया था, वो मैंने फिल किया। मतलब मैं ना 2-3 बजे तक मैं घर पहुंच गई थी। तो बस यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। और मुझे बाद में कैसा फ़ील हुआ मैं नहीं बता सकती कि बाद में कैसा फ़ील हो रहा था, अब पहले कैसा फ़ील हो रहा था, बट मैं बहुत एंशियस थी। ये है कि मुझे ना, जब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी तब मुझे बहुत ऐसे कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा ये वो। बट इस बार ना मुझे कॉन्फिडेंस है ना कुछ है, आई डोंट नो। मैं मतलब न्यूट्रल फ़ील कर रही हूँ, जैसे मैं न्यूट्रल आंसर्स दे रही थी वैसे मैं न्यूट्रल फ़ील कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या फ़ील हो रहा है, बट आई एम हैप्पी कि मैं गई। और यहाँ से मेरा एक किस्म का UPSC का JKPSC का जो सिविल सर्विसेज का था ना, वो मेरा ख़त्म हो गया है। एक किस्म का जो मेरी जर्नी थी वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं दूंगी ये वाले एग्ज़ाम। तो ये जर्नी मेरी यहीं ख़त्म हुई। ये लास्ट मेरा इंटरव्यू था JKPSC के लिए। थोड़ा सा ऐसे सैड फील हो रहा है, बट नहीं, आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट मैं इस चीज़ को एंड कर रही हूँ। अब मैं इसमें दोबारा से इस सर्कल में नहीं फंसूँगी, इस विशियस साइकिल में नहीं फंसूँगी। तो बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करिए। आपको अगर कुछ पूछना है तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू वेरी मच।